नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। डेली की तरह दोस्तों प्रीलिम डोज डेली करंट अफेयर आपके सामने हम लाते हैं और कोशिश करते हैं कि स्टेट पीसीएस या अन्य वनडे एग्जाम जितने भी सारे होते हैं, सारे करंट अफेयर के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कवर किया जाए और डेली की बातें हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें पीआईबी द हिंदू और क्या नाम है पीआईबी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण को सारी न्यूज़ों को बटोर के और भी जो भी चैनल हैं उसके माध्यम से हम पूरी न्यूज़ों को समेटने की कोशिश करते हैं और अपने खुद पे वर्क करके हम काम करते हैं और ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक करंट अफेयर को कराया जा सके, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं क्या है। उमलिंगला दर्रा चर्चा में क्यों है दोस्तों? ये कहाँ पे है उमलिंगला दर्रा? लद्दाख, जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख क्षेत्र है वहाँ पे है, लद्दाख में। और इस चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ विश्व की सबसे ऊंची मोटर सड़क का निर्माण हो गया है, जिसको बनाने में 6 साल का समय लग गया है। इसको बनाने का काम किसने किया था? बीआरओ ने किया था। किसने किया था? बीआरओ ने, जो 54 किलोमीटर लंबी है, 54 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची मोटर सड़क हो गई है बनने के बाद। इसको बनाने में कितने समय लग गया है? 6 साल। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। उमलिंगला दर्रा प्रश्न पूछ सकता है, कहाँ पे? लद्दाख में है। विश्व की सबसे ऊंची मोटर सड़क बन गई है, इसको बनाने में 6 साल का समय लगा है। किसने निर्माण किया था? बीआरओ द्वारा। ठीक है, 54 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं संजय यादव। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं संजय यादव। तो चलिए देखते हैं एक नज़र। उच्च न्यायालय, भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? एक बार इस पर चर्चा में डाल लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत 1862 में 3 उच्च न्यायालय बनाए गए थे। आप लोगों को पता होगा, पॉलिटी में पढ़ाया जाता है या पढ़ते होंगे आप लोग। 3 उच्च न्यायालय कौन कौन से बनाए गए थे? उच्च न्यायालय बनाए गए थे, हाईकोर्ट बनाए गए थे। कौन कौन से? चेन्नई, कोलकाता, यानी वही कोलकाता में बनाया गया पहला। कोलकाता 3 एक साथ बनाए गए थे, कोलकाता, मुंबई और मद्रास में। ठीक, और उसके बाद 3 तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत बनाया गया था। उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1862 में। 3 उच्च न्यायालय बनाए गए, कोलकाता, मुंबई और मद्रास में। ठीक है, और 4th नंबर का जो बना था, 4th नंबर जो बनाया गया 1866 में बनाया गया उच्च न्यायालय भारत में, वो बनाया गया आपके इलाहाबाद में। इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है, जो हम अभी संजय यादव जी जो मुख्य न्यायाधीश बने इलाहाबाद हाईकोर्ट के, तो 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। और संविधान, हाईकोर्ट की जो चर्चा है, उच्च न्यायालय की चर्चा है, संविधान में देख लेते हैं एक नज़र डाल के। संविधान में कौन से भाग में चर्चा है? संविधान के भाग 6 में हाईकोर्ट की चर्चा है। कौन से भाग में चर्चा है? संविधान के 6 भाग में। अनुच्छेद 214 से लेके कहाँ तक, ये भी पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 214 से लेके अनुच्छेद 232 तक किसकी चर्चा है? हाईकोर्ट की चर्चा है। अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 232 तक राज्यों के जो हाईकोर्ट हैं, उच्च न्यायालय, उनकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। एक नज़र डालते हैं उच्च न्यायालय। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में वर्तमान में हाईकोर्टों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक, 25वां नंबर का हाईकोर्ट कौन सा बना है? 25वां नंबर का हाईकोर्ट कौन सा बना है? थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए आप लोग। आंध्र प्रदेश, जब 1 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बन रही अमरावती, वहाँ पे उच्च न्यायालय बनाया गया है। अमरावती में उच्च न्यायालय बनाया गया आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 25वां उच्च न्यायालय, यानी टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। क्लियर है टॉपिक? तो पूछा जा सकता है कि 1861 की भारत परिषद अधिनियम की स्थापना कब हुई? 1861 में। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की ताकि प्रश्न आसान हो जाए। हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश का नाम क्या है? संजय यादव। इनको नियुक्ति किसने किया? शपथ किसने दिलाई? राज्यपाल ने दिलाई। ठीक है, मूव करते हैं अगले टॉपिक। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से, अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। सूरत सिंह माथुर, इनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है। निधन से प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था, ये ओलंपियन है, और जो मैराथन दौड़ में भाग लिया था।
मैराथन दौड़ में, और इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था एशियन जो क्या नाम है, एशियाई खेलों में इन्होंने कांस्य भी जीता था, एशियाई खेलों में। ठीक है, मैराथन दौड़ आपको पता होगा एशियाई इस खेलों में। ठीक है, ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रश्न। तो किस क्षेत्र से जुड़े हो, ओलंपिक में भाग लिया तो चलिए आगे बढ़ा जाए, फटाफट नीचे की न्यूज मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं क्या है अगली न्यूज। चलिए फटाफट देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज क्या है देखते हैं, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। अब देखे होंगे आप लोगों ने कि कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ होने लगी, बहुत से बच्चों के माता पिताओं की डेथ होने हो गई, जो अनाथ हो गए। उसी संदर्भ में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना जो है राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। क्या है ये, डालते हैं एक नज़र। ये जो है एक तरह से सरकार द्वारा कोरोना कल्याण योजना जो शुरू की गई बच्चों के संदर्भ में है, और विधवाओं के जो विधवा हो गई हैं औरतें उनके संदर्भ में है कि जिन बच्चों के माता पिता की डेथ हो गई या उनमें से किसी एक की डेथ हो गई हो, सरकार उनको क्या करेगी, पढ़ाई और परवरिश के लिए खर्चा उठाएगी, सरकार द्वारा खर्चा उठाएगी। इस स्कीम में क्या है एक नज़र डालते हैं। जो बच्चे अनाथ हो गए कोविड-19 महामारी में, उसी के संदर्भ में ये न्यूज़ है। अनाथ बच्चों के लिए या उनके माता पिता में से दोनों लोगों की डेथ हो चुकी है या किसी एक की, तो उस संदर्भ उनके सारे खर्चे कौन उठाएगा, राज्य सरकार उठाएगी। तो पहला तो ये है कि इनका सर्वे किया जाएगा, कौन ऐसे लोग हैं, उनको तत्काल सरकार द्वारा क्या किया जाएगा, 1 लाख रुपया तुरंत दिया जाएगा, राजस्थान सरकार द्वारा 1 लाख रुपया तुरंत दिया जाएगा। और 18 साल की उम्र होने तक, 18 साल तक की उम्र होने तक, 18 साल के तक उम्र होने तक उन्हें 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। 2500 रुपया प्रति माह मिलेंगे, 2500 रुपया क्या मिलेंगे प्रति माह, ताकि वो अपना पढ़ाई लिखाई कर सकें आसानी से। ठीक है, और 18 साल पूरा होने पर, 18 साल की आयु उम्र पूरा होने पर क्या किया जाएगा, एक मुश्त सीधे एक बार में ही उनको पूरा होने पर 5 लाख रुपया दिया जाएगा, 5 लाख रुपया दिया जाएगा उन बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दूसरी न्यूज इसमें देखते हैं क्या है। जो विधवा महिलाएं हैं, उन विधवा महिलाएं जो हो चुकी हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए भी है, उन महिलाओं के लिए क्या है, उनको भी तत्काल क्या किया जाएगा, जैसे पता चलेगा उनको भी 1 लाख रुपया तुरंत दिया जाएगा, 1 लाख रुपया तुरंत दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद उन महिलाओं को तत्काल 1 रुपया दिया जाएगा, और प्रतिमाह जो है पेंशन का व्यवस्था, प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी, प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। उन महिलाओं को कितनी पेंशन दी जाएगी, 1500 रुपया प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी, 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। उनके बच्चों को जो विधवा औरतें हैं उनके बच्चों को भी पेंशन दिया जाएगा, 1000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा, 1000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना ये है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। फटाफट देख लीजिए, आप लोग नोट किया लिया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, क्योंकि हम बहुत अच्छा कोशिश करते हैं कि आप लोगों को करंट अफेयर के प्रश्न को लाया जाए और अधिक से अधिक फायदा मिले, एग्जाम में सारे प्रश्न को हल कर सकें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, मिटा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट अगली न्यूज़ को देखते हैं। क्या है अगली न्यूज़, नफ्ताली बेनेट। चलिए इसको मिटा दिया जाए। क्या है नफ्ताली बेनेट, कौन है? नफ्ताली बेनेट जो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए, नए पीएम बने हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है इससे पहले कौन चलिए एक नज़र डालते हैं नफ्ताली बेनेट के बारे में। नफ्ताली बेनेट जो है 13वें पीएम बने हैं, 13वें पीएम बने हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। जो भी नई नियुक्तियां होती हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की, जरूर प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक तो प्रश्न बनता है ये 13वें नंबर के किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? दक्षिणपंथी यामिनी पार्टी, दक्षिणपंथी यामिनी पार्टी, इनकी पार्टी का क्या नाम है? दक्षिणपंथी यामिनी पार्टी। ठीक है,
अब एक नज़र डालते हैं इससे पहले कौन प्रधानमंत्री थे वहाँ के, 12वें नंबर के थे बेंजामिन नेता। इनके बारे में भी आप लोग जानते होंगे अच्छे से, बेंजामिन नेतन्याहू। ये चुनाव हार चुके हैं और इनकी जगह ले लिया है नफ्ताली बेनेट ने। हालांकि विपक्ष में रहेंगे और विपक्ष के नेता रहेंगे। और इनकी जो पार्टी का नाम है दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी। इनकी पार्टी का क्या नाम है, दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, और बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के प्रधानमंत्री अभी थे, वर्तमान में तो अब तुम नए बन गए, लेकिन थे तो इनके संबंध भारत से काफ़ी बेहतर थे। इन्होंने जल के ऊपर बहुत काम किया, भारत ने उससे भी जल के संरक्षण को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। मेघा राजगोपालन न्यूज़ में है, मेघा राजगोपालन कौन है, एक नज़र डालते हैं। इनको जो है एक भारतीय मूल के हैं, ये भारतीय मूल के हैं यानी भारतीय। इन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। 2021 का पुलित्जर पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, तो पूछा जाता है पुरस्कार से, 2021 का पुलित्जर पुरस्कार इनको दिया गया है। किस ईयर का, 2021 का। ठीक है, अब एक डालते हैं नजर कि पुलित्जर पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है। अमेरिका का क्या है, ये सर्वोच्च पुरस्कार है। अमेरिका का पुलित्जर पुरस्कार क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है 1917 में की गई थी। 1917 जो व्यक्ति या जो महिला या जो व्यक्ति पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है या बेस्ट परफॉर्मेंस करता है विश्व के संदर्भ में, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। और अमेरिका का जो है सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, अब एक नज़र डालते हैं कि इन्होंने मेघा राजगोपालन जो है भारतीय मूल की पत्रकार हैं, मेघा राजन। तो इनके बारे में नजर डालते हैं, इन्होंने क्या किया था, कौन सा ऐसा काम कर दिया। इन्होंने जो ऐसा काम किया था, चीन के अभी जो कोविड-19 के दौरान एक समस्या पैदा होती है, चीन के शिनियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों को जो डिटेंशन कैंप था उसमें रखा गया था। और उन डिटेंशन कैंप में मुसलमानों को उइगर जो मुसलमान थे चीन के शिनियांग प्रांत में, चीन की थोड़ी भाषा अलग अलग होती है तो हम लोग थोड़ा समझ नहीं पाते हैं, एक तरह से नाम लेने में कठिनाई होती है, तो उस पर मत जाइएगा। शिनियांग जो उइगर मुसलमान थे उनको डिटेंशन कैंप में रखा गया था। डिटेंशन का मतलब क्या है, उन्हें एक जगह बंदी बना के रख दिया जाता है, उन्हें खाना पीना दिया जाता है, लेकिन उनको देश के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, सारी चीज़ों को मतलब गोपनीय तरीके से उसकी रिपोर्ट इन्होंने विश्व में सार्वजनिक की थी मेघा राजगोपालन ने। तो इसके संदर्भ में अमेरिका द्वारा इसको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। फटाफट आप लोग नोट कर लिया करिए, पूछा जाएगा कि हालांकि इतना लंबा चौड़ा तो नहीं पूछा जाता है। मेघा राजगोपालन को हाल ही में किसे पुलित्जर पुरस्कार दिया जाएगा, प्रश्न ये बनता है। कहाँ से हैं, भारतीय मूल के पत्रकार हैं और अमेरिका का सर्वोच्च, ये सब प्रश्न पूछ लिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस से जुड़ा हुआ, पत्रकार से। चलिए आगे बढ़ जाए, मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, फटाफट चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या है देखते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट बताइए आप लोग। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दिवस से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। देखिए अभी आपने देखा होगा 14 जून को मनाया जाता है। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में ब्लड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई थी, या क्या नाम है, या प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा लोगों को जरूरत पड़ने लगी थी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होने से उन्हें ऑक्सीजन कम होने से उनके ब्लड प्लाज्मा की कमी होने लगी थी, तो बहुत ज़्यादा। तो इसी संदर्भ में जो है वर्ल्ड ब्लड डे मनाया जाता है, डोनर डे मनाया जाता है 14 जून को, यानी विश्व रक्त। हम लोगों को भी अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, एक व्यक्ति है, एक नागरिक है, तो एक नागरिक को क्या करना चाहिए, ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए दोस्तों। तो इससे हमारा क्या होता है, हमारे ब्लड से किसी की ज़िंदगी संवर जाए तो कितनी अच्छी बात है, बेहतर बात है कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी, इसकी थीम पे नज़र डालना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भी पीसीएस या अन्य एग्जामों में थीम पूछ लेता है। तो थीम क्या थी, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड ब्रीथिंग, कीप द वर्ल्ड ब्रीथिंग। ठीक है,
ये थीम थी। अच्छा, 14 जून को क्यों मनाया जाता है? 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है, प्रश्न ये उठता है क्योंकि इस दिन कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन है। कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन है। अब एक बताइए, कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि इन्होंने ब्लड ग्रुप RH फैक्टर की खोज की थी। RH फैक्टर की इन्होंने क्या की थी? फैक्टर की खोज की थी। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए बढ़ा जाए, फटाफट आगे मिटा दिया जाए, नोट कर लिया करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करिए ताकि कोई भी कमी हो तो उसको दूर किया जा सके और आप लोगों को शेयर किया जा सके। ठीक है, अगले न्यूज़ देखते हैं फटाफट। युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान। युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान। देखिए, दूसरी लहर आने के बाद बहुत सारे राज्य एकदम सख्त हो गए हैं कि दोबारा ऐसी घटना न घटे या तिबारा ऐसी घटना न घटे, लोगों की मृत्यु दर को रोका जा सके या कोरोना पे कंट्रोल पाया जा सके, क्योंकि एक बार ढिलाई होने से बहुत सारे लोग के जीवन का खतरा होता है। इस संदर्भ में बहुत तरह तरह के प्रयोग हर राज्य कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान लाया गया है। किसके द्वारा लाया गया है? MP लाया जाएगा, MP सरकार यानी मध्य प्रदेश द्वारा क्या लाया जाएगा? युवा शक्ति कोरोना योजना लाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा? कॉलेज किसके द्वारा लाया जाएगा? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या है फटाफट देखते हैं। ये कॉलेज के शिक्षकों और इसका टारगेट है इसमें MP का कि कॉलेज के शिक्षक जो हैं और 16 लाख छात्रों को प्रशिक्षण करना। 16 लाख छात्रों को क्या करना है? प्रशिक्षण करना, उन्हें कोरोना के बारे में जानकारी देना ताकि वो लोग जागरूक हो सकें और कोविड से युक्त जितने भी मतलब जागरूक करके लोगों को जागरूक रहें, जानकारी दें और कोविड को दूर करने में सक्षम हो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। समझ में आ गया होगा। अगली न्यूज़ पर नज़र डालते हैं एक बार। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया क्या है? प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया क्या है ये? प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। O2 का मतलब ही आप लोगों को पता होगा, ऑक्सीजन से रिलेटेड जितने भी उपकरण होते हैं या मेडिकल उपकरण होते हैं उनको बनाने की बात की गई है प्रोजेक्ट O2 में। तो ये सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा शुरू किया जाएगा। सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा शुरू किया जाएगा। इसमें क्या है? इसमें क्या क्या है? जियोलाइट के माध्यम से रॉ मटेरियल कच्चे माल की आपूर्ति करके क्या किया जाएगा? आपूर्ति के द्वारा क्या किया जाएगा? वेंटिलेटर, कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की जो भी ऑक्सीजन इंस्ट्रूमेंट, ऑक्सीजन संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन संयंत्रों का निर्माण होगा। वेंटिलेटर और क्या है? कंसंट्रेटर, इन सारी चीज़ों का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि ऑक्सीजन के आपने देखा होगा कि कोविड की सेकेंड वेव आने में जब आई तो उसमें बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होने, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। यहाँ तक कि भारत में ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई कि विश्व को इससे भी मंगाना पड़ा। बहुत सारे लोगों की आपने देखा होगा ऑक्सीजन की वजह से जान भी चली गई थी। ठीक है, तो मूव करते हैं अगले टॉपिक पे फटाफट। इस संदर्भ में सरकार चाहती है कि एक अच्छा काम किया जाए ताकि ऑक्सीजन की कमी न हो पाए। ठीक है, उसी दिशा में तरह तरह के प्रोजेक्ट ला रही है और जगह जगह ऑक्सीजन के प्लांट भी स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं, एक नज़र डालते हैं अगली न्यूज़ पे क्या है। अगली न्यूज़ फटाफट देख लिया जाए। जीवन वायु क्या है, इसको नज़र डालते हैं। जीवन वायु क्या है? IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया? पहले तो इसको देख लेते हैं। IIT रोपड़ कहाँ पे है दोस्तों? पंजाब में है। IIT रोपड़ द्वारा इसको विकसित किया गया। किसके द्वारा? IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया। प्रश्न तो यही पूछ देता है। और क्या है जीवन वायु? एक बार नज़र डालते हैं। विद्युत युक्त CPAP उपकरण, विद्युत मुक्त
मतलब ये जो है जीवन वायु जो बनेगा विद्युत मुक्त बिना बिजली के काम करेगा। ये CPAP उपकरण है, CAP उपकरण है, विद्युत मुक्त CPAP उपकरण है। क्या CPAP क्या है? एक सकारात्मक वायुमार्ग दबाव है, सकारात्मक वायुमार्ग, सकारात्मक वायुमार्ग दबाव है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नींद के दौरान बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको जो है ये कवर करता है। उनको क्या करता है, सांस नींद में बहुत सारे लोग एनीमिया है, जो बोलते हैं कि नींद के दौरान उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिना बिजली के काम करेगा, सांस लेने से, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है सांस लेने से लेकर हवा के रास्तों को खुला रखने में भी सहायता करेगा, और इसका जो है कम वायुदाब पे उपयोग किया जा सकेगा। तो ये चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपकरण विकसित किया गया जा रहा है IIT रोपड़ द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ा जाए फटाफट, अगली न्यूज़ देखते हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है? नोवाक जोकोविच को आप जानते ही होंगे, चर्चा में क्यों है नोवाक जोकोविच, एक नज़र डालते हैं। इन्होंने क्या किया फ्रेंच ओपन में क्या किया है, पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया। नोवाक जोकोविच ने क्या किया, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीत लिया है, पुरुष एकल खिताब जीता है। ठीक है, एकल वर्ग का क्या किया है, खिताब जीता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब एक नज़र डालते हैं कि नोवाक जोकोविच कौन है। ये जो है टेनिस के खिलाड़ी हैं, विश्व में नंबर 1 बनाए हुए अपना स्थान, एक तरह से टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक, प्रश्न पूछा जाता है कि नोवाक जोकोविच किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो यानी टेनिस खिलाड़ी हैं, और ये जो हैं कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। ठीक है, कहाँ के नोवाक जोकोविच, सर्बिया के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, और फ्रेंच ओपन पुरुष एकल में ये बहुत सारे खिताब जीत चुके हैं। उनके बारे में न्यूज आती रहती है, बराबर टेनिस का खेल होता है तो उसमें ये जीतते रहते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं विश्व के संदर्भ में। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, अगली न्यूज़ देखते हैं, नज़र डालते हैं अगली न्यूज़ पे। ऊपर का मिटा दिया जाए, आप लोग नोट करते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि एक भी न्यूज़ छूट जाएगी तो आपका हो सकता है कि परीक्षा में न्यूज़ आ जाए और आप लोग न कर पाए, तो आपको बहुत दुख होगा कि सर ने पढ़ाया था या मैटर में दिया था तो आप लोग नहीं कर पाए, तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए आप पूरा देखा करिए। संभवम एक आया है प्रोजेक्ट, एक तरह से संभवम क्या है, एक नज़र डालते हैं। संभवम जो है आइए सिविल सेवाओं की तैयारी करने वाले, सिविल सेवा की जो भी तैयारी छात्र करते हैं, उन छात्रों के लिए मुफ्त में कोचिंग देना, छात्रवृत्ति की घोषणा करना, ये जो है सोनू सूद द्वारा शुरू किया जाएगा। सोनू सूद के बारे में बहुत अच्छे से परिचय होंगे, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के दौरान बहुत से प्रवासी मजदूरों की, बहुत से अनाथ बच्चों की इन्होंने खूब मदद की है, जो भी है, चाहे ऑक्सीजन से लेके या पैसों से लेके इन्होंने खूब मदद की है सोनू सूद ने। तो इन्होंने अब सिविल सेवा की जो तैयारी छात्र करते हैं उन्होंने मुफ्त में कोचिंग दिलाना और उनको छात्रवृत्ति दिलाने का काम करेंगे, छात्रवृत्ति। और ये जो है एक फाउंडेशन के माध्यम से जुड़ के एक काम शुरू करेंगे, जिसे बोलते हैं दिया फाउंडेशन। हालांकि दिया फाउंडेशन, इसको बोलते हैं दिया फाउंडेशन के माध्यम से ये काम करेंगे। डिवाइन इंडिया, इसको फुल नेम है, दिया फाउंडेशन का नाम है डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, AWS एसोसिएशन के माध्यम से शुरू किया जाएगा। दिया जो है दिल्ली में है, और ये जो है इसके माध्यम से जुड़ के छात्रों को सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया जाएगा, सोनू सूद मिलकर काम करेंगे, वो लोग मुफ्त कोचिंग देने का काम करवाएंगे, जो भी बजट आएगा वो सारे खर्चे उठाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है, नोट कर लिया करिए। ऑपरेशन ओलिविया क्या है, ऑपरेशन ओलिविया क्या है जो दोस्तों, ये जो है 1980 में शुरू किया गया था। फर्स्ट टाइम 1980 में शुरू किया गया था। क्या है ये जो है प्रत्येक साल मदद करता है जो रिडले कछुए हैं,
जो रिडले कछुए हैं उनकी रक्षा के लिए ये ऑपरेशन चलाया जाता है। कछुओं की रक्षा के लिए, जो रिडले कछुए हैं उनकी रक्षा के लिए ऑपरेशन चलाया जाता है प्रत्येक साल, ताकि उनके जीवन की रक्षा की जा सके, उन्हें बचाया जा सके। रिडले कछुए कहाँ पाए जाते हैं, एक नज़र डालते हैं। उड़ीसा में पाए जाते हैं दोस्तों। रिडले कछुए कहाँ पे पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं। और ये जो है गर्मियों के मौसम में बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उन्हें जलवायु मतलब मरने की खतरा या टेम्परेचर की खतरा की वजह से इनके मरने की खतरा ज़्यादा रहती है, इसलिए ऑपरेशन ओलिविया चला के इनके जीवन की रक्षा की जाती है, यानी बचाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, एक नज़र डालते हैं ओलिवियर रिडले पर। ओलिवियर रिडले, ठीक है, इसका पूरा ओलिवियर रिडले जो कछुए होते हैं उनके लिए, ठीक है, ओलिव रिडले। अब एक नज़र डालते हैं ये आईसीयूएन के किस लिस्ट में आते हैं। आईसीयूएन के ये जो है वल्नरेबल यानी खतरनाक श्रेणी में आते हैं, असुरक्षित श्रेणी में आते हैं, असुरक्षित श्रेणी में आते हैं, यानी इनकी असुरक्षा मतलब कठिन है, असुरक्षित महसूस करते हैं होते हैं, जिससे इनकी डेथ हो जाती है। इस संदर्भ में ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है, जो रिडले कछुओं की रक्षा करता है। ठीक है, मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, मूव करते हैं। अच्छा, फटाफट मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। क्या है अभी तो, ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों है। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे टॉपिक पसंद आ गए होंगे। और हम आपसे निवेदन करते हैं या विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोगों ने आज तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर किया करिए, कि जिससे कि हर बच्चा, हर छात्र जो तैयारी करता है, सीरियस तैयारी करता है, उसको मदद मिल सके। तो हम डेली करंट अफेयर आप लोगों को लाते हैं ताकि हमारा भी ऊर्जा बनी रहे और आपको भी पढ़ने में मदद मिले, हमें भी ऊर्जा मिले। जो भी गलतियां हों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।